everyone, welcome back to Mind Review and another part of this chapter 11. So today is part 3 of chapter 11, that is a part of Sisraeli series जहाँ पे हम Sisraeli book के सारे chapters 1 to 15 cover कर रहे हैं. So chapter 11 start किया था stress and health. We have covered 2 parts of this chapter. If you have missed out any तो आप Sisraeli series के playlist पे जाएंगे और उन वीडियोस को कवर करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट विद दिस वीडियो. ओके, एंड इफ यू आर श्योर कि नहीं वो तो मुझे ऑलरेडी पता है एंड आई स्पेसिफिकली वांट टू नो अबाउट द कॉग्निटिव फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस एंड द लाजरस थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, तो फिर आप कंटिन्यू करें इस वीडियो के साथ एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, बिकॉज इस चैनल से आपको और भी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉग्निटिव फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपके स्ट्रेस के फैक्टर्स की, जो कि आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस थे एंड वी टॉक्ड अबाउट द गैस मॉडल, वी टॉक्ड अबाउट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव फैक्टर्स और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम है रिचर्ड लाजरस. सो लाजरस की थ्योरी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस. इन्होंने थ्योरी दी है जिसमें ही सेड दैट द वे पीपल थिंक अबाउट and appraise a stressor is major factor in how stressful that particular stressor becomes. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि in our everyday life we face a lot of events that are stressful for us, isn't it? जैसा हमने part 1 of this chapter में डिस्कस किया था कि अलग अलग स्ट्रेसर्स होते हैं, डेली हैसल्स से लेके कैटास्ट्रोफ्स तक के स्ट्रेसर्स होते हैं. तो किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेसर को या एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट को देखते हो, किस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हो एंड सबसे ज़्यादा किस तरीके से आप उसे अप्रेज करते हो, विल एक्चुअली डिटर्मिन हाउ स्ट्रेसफुल दैट इवेंट इज फॉर यू. बिकॉज यू मस्ट हैव सीन दैट सम पीपल एक ही सेम सिचुएशन में है, सेम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, बट सम पीपल आर वेरी कूल अबाउट इट while others are overthinking and ruining their nights and days thinking about that particular thing. So why is there a difference in experiencing that stress? Because both of them were thinking about that event in a different manner. They appraised that event in a different manner. अब इस appraisal का क्या मतलब है वो हम समझेंगे इस flow chart से. So the most important slide of this video is this particular flow chart. I have tried to simplify this theory for you as much as I could. ओके, तो बड़े बड़े पैराग्राफ से बेटर मुझे लगा कि फ्लो चार्ट से समझना और याद रखना इजी रहेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड लाजरस का कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी. लाजरस ने बोला कि अप्रेजल्स होते हैं, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल. अब ये क्या चीजें हैं, वील see that. So suppose in your environment you have a particular stressor. आपकी जिंदगी में एक स्ट्रेस आया, ठीक है. let's say कि वो स्ट्रेस ये आया कि you know fail in an exam. okay, not you, okay, let's take somebody else. XYZ इंसान है और वो XYZ एक एग्जाम में फेल हो गया. okay, say it was 12th का प्री बोर्ड. 12th का प्री बोर्ड के एग्जाम में दिस XYZ पर्सन फेल्ड. सो दिस इज अ स्ट्रेसर इन दैट पर्सन्स लाइफ. अब प्राइमरी अप्रेजल सबसे पहले वो इंडिविजुअल करेगा, वो ये देखेगा दैट हाउ थ्रेटनिंग द इवेंट इज फॉर मी. सो व्हाट इज प्राइमरी अप्रेजल? कि जो आपका सबसे पहला ख्याल आएगा आपके मन में कि ये जो मेरे साथ अब स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया है वो मेरे लिए कितना थ्रेटनिंग है. तो अगर वो XYZ इंडिविजुअल सोचेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, प्री बोर्ड्स ही तो थे, इसमें क्या हो गया, अभी तो और भी प्री बोर्ड्स आएंगे, आई विल परफॉर्म वेल इन दैट. ओके, सो या फिर अगर वो उसे एज अ चैलेंज देखेगा कि अच्छा मैं फेल हो गया, चलो अगली बार आई विल ट्राई टू स्कोर 90% एंड अबव. सो इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन sees that threatening event or that stressful event as harmless or as a challenge, तो उन्हें कोई भी stress feel नहीं होगा. okay, then the person will not feel any stress at all. okay, so that is one route that can go to primary appraisal. Another route that can happen is हो सकता है वो इंडिविजुअल उस इवेंट को एज अ हार्म या एज अ थ्रेट परसीव करे. वो डर जाए कि अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ प्री बोर्ड्स में, हाउ कैन आई फेल इन दीज प्री बोर्ड्स एंड हाउ विल आई फेस द वर्ल्ड, और फिर मेरा क्या होगा जीवन में, और वो पूरी ओवर थिंकिंग की एक चेन बन जाए. सो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्राइमरी अप्रेजल करने के बाद वो इंडिविजुअल सेकेंडरी अप्रेजल भी करता है. सेकेंडरी अप्रेजल में वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से, वो क्वेश्चन पूछेगा दैट डू आई हैव द रिसोर्सेज टू डील विद दिस पर्टिकुलर थ्रेट.
कि अब ये जो मेरे जीवन में थ्रेट आया है, स्ट्रेसफुल इवेंट आया है कि मैं 12th के प्री बोर्ड को फेल कर गया, तो क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं कि मैं इस इवेंट के साथ डील कर पाऊँ। रिसोर्सेज इन द सेंस कि या तो मेरे पास वो एबिलिटी है टू कोप अप साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, या फिर क्या मेरे पास एक अनदर रिसोर्सेज कुड बी कि डू आई हैव अ सोशल सपोर्ट, और मे बी अनदर कुड बी कि यार हो सकता है मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं so I can deal with the situation, or maybe I have a tuition that I will join a tuition and I will do everything good and I'll make sure that the next time I'll do well. So यहाँ पे resources का मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है. So the person is asking the question, do I have the resources to deal with this stress? So अगर उस इंडिविजुअल को एक रिप्लाई अपने मन ही मन में मिलता है कि हाँ मेरे पास तो एडुकेट रिसोर्सेज हैं, यानी कि मेरे पास सोशल सपोर्ट भी है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, और मैं ट्यूशन भी अभी ज्वाइन करने वाला हूँ जिसमें मेरा अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा टीचर से, सो देन द पर्सन विल यूज दोज रिसोर्सेज एंड उसका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा. बट इफ द पर्सन फील्स कि उसके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, प्रॉबेबली नहीं है इतना सोशल सपोर्ट, या फिर ऐसा कोई ट्यूशन भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, या कोई ऐसा टीचर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है हु कैन हेल्प द पर्सन विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो ईदर द पर्सन विल ट्राई टू डेवलप न्यू रिसोर्सेज, ठीक है, वो इंडिविजुअल कुछ ना कुछ कोशिश करके मे बी कुछ फ्रेंड्स ढूंढे, या फिर फ्रेंड्स की मदद से आई एम सो सॉरी, फ्रेंड्स के मदद से कुछ नया ट्यूशन ढूंढे, कोई नया टीचर आइडेंटिफाई करे, समथिंग और ऑफ दैट सॉर्ट. और द अदर थिंग कुड बी दैट द पर्सन रिमेन्स स्ट्रेस्ड, ठीक है, वो ना तो नए रिसोर्सेज डेवलप करने की सोच रहा है और ना ही वो पर्सन कोई एफर्ट पुट इन कर रहा है टू एक्चुअली कॉम्बैट विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड दे आर कंटिन्यूअसली रिमेनिंग इन दैट स्ट्रेस. तो ये होता है प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जो इवेंट है, जो स्ट्रेसर है, वो मेरे लिए कितना थ्रेटनिंग है. इफ इट इज नॉट थ्रेटनिंग एट ऑल, you will not face any stress, ठीक है. और अगर आप उसे एक चैलेंज की तरह लेते हो that next time I'll try and do something better, then also it will not be a stress for you. But if you perceive that event as something that is threatful, as something that is harmful for you, फिर आप सेकेंडरी अप्रेजल में इवेंट करोगे कि ठीक है, ये इवेंट तो हार्मफुल है, पर क्या मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से मैं इस इवेंट के साथ डील कर सकती हूँ. ओके, एंड इफ यू गेट द आंसर विद इन योर माइंड ओनली, अपने आप से कॉन्वर्जेशन हो रहा है. ओके, if you feel that yes you have resources, you have the social support and everything and all those things, फिर आप उन resources को use करके अपने stress को manage करने की कोशिश करोगे. but if you feel कि आपके पास तो वो educate resources भी नहीं है deal करने के लिए stressful event से, then you will either try to develop new resources to combat that stress, या फिर आप उस stressful situation में ही रहोगे. and what will happen if you keep on remaining in that stressful situation? recall that gas model. उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे तो इवेंचुअली एक एग्जॉशन या फिर एक बर्नआउट का स्टेज आ जाएगा, वेयर इन योर बॉडी विल बी डिप्लीटेड ऑफ इट्स रिसोर्सेज, योर एबिलिटी टू कोप विद दैट स्ट्रेस वुड ऑल्सो फेड अवे एंड डिजीजेस, डिसऑर्डर्स होते जाएंगे. ओके, सो दैट इज अबाउट रिचर्ड लाजरस का कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशंस, दैट हाउ whenever we are talking about stress, whenever we are in a stressful event, there are certain cognitions, that are thinking abilities and everything that mediate us. ठीक है, तो यहाँ पे cognition कैसे आया, आप सोच रहे हो ना हर एक स्टेप पे. प्राइमरी अप्रेजल किया, then also you are thinking about it, you are evaluating the things. secondary appraisal में भी you are evaluating things, you are thinking and putting in the mental effort. so that's why the cognitive mediational theory. Cool. So that is it about today's video. Tell me in the comment section if you've actually understood what Lazarus wanted to say through this theory, और क्या आपको primary appraisal और secondary appraisal का concept समझ में आया है कि नहीं. Give me a thumbs up or let me know through your own words in the comments what you've understood about this theory. And we'll meet in the next video, that will be tomorrow, the next part of this chapter, जहाँ पे हम इस chapter को, chapter 11 stress and health, we'll continue this, we'll talk about new things in this chapter. Stay subscribed till then. Have a very good day. Keep studying psychology, keep following this series of Cicerelli and taking one step closer towards your goal of clearing that exam. ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल and have a very good day. Bye bye.